स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज गिवन बाय Linus Pauling and therefore it is also called as Pauling's theory. This theory is mainly based on the reaction between a ligand, that is Lewis base, and metal ion, that is considered as Lewis acid in this case, and the formation of coordinate bond between them. तो आइए पहले देखते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं. पोस्टुलेट से पहला है कि सेंट्रल मेटल एटम में बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, जो एकोमोडेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को दैट आर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स. सेकेंड, वेकेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है और अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मतलब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वो सेम हो जाती है. जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के या आयन के, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं बॉन्डिंग में. और यहाँ पे हंट्स रूल कभी कभी जो है वैसे तो फॉलो होता है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं वो हंट्स रूल वहाँ पे वायलेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अगेंस्ट पेयरिंग करते हैं. कॉम्प्लेक्स अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डायमैग्नेटिक होता है. नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन दे अंडरगो एंड व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम. तो ये देखिए इस टेबल में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और अरेंजमेंट होगा लीनियर. दिस इज द अरेंजमेंट. Along with examples it is given, I will explain one by one with the hybridization. कोऑर्डिनेशन नंबर का 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लेनर. अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा. अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होगा. अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो dsp3 sp3d hybridization होगा and the arrangement is trigonal bipyramidal. This is the arrangement. And if the coordination number is 6 then the hybridization will be d2sp3 or sp3d2 and the arrangement is octahedral. Now we'll deal with these complexes one by one. Let's first come to octahedral complexes. Octahedral complexes में जो hybridization है d2sp3 और sp3d2 इन्वॉल्व होता है और ये दो प्रकार के complexes बनाता है, inner orbital and outer orbital complexes. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन जो इन्वॉल्व होता है वो है d2sp3 ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आउटर ऑर्बिटल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है. इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में n-1 डी ऑर्बिटल्स, इसीलिए इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है. और इसमें nd ऑर्बिटल्स मतलब कि आउटर ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, दैट वाई इट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. इसमें कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस. और जिसमें कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है. अब इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मैं दोनों का एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक इनर ऑर्बिटल का और एक आउटर ऑर्बिटल का. पहले देखते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल. यहाँ पे हेक्सासाइनोफ्रेट आयन. हेक्सासाइनोफ्रेट मतलब FeCN6 4 नेगेटिव. अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या है +2, ओवरऑल चार्ज क्या है 4 नेगेटिव और 6 साइनाइड लिगेंड्स यहाँ पे जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को और 1 नेगेटिव चार्ज डोनेट करेंगे. टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कितने होंगे 26 एटॉमिक नंबर होता है आयरन का, तो 26 और उसमें 2 पॉजिटिव मतलब 2 लेस कर दीजिए और 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स जो है आयरन के अराउंड होंगे. तो पहले देखिए जो आयरन का ग्राउंड स्टेट है वो ये शो करेगा आपको 3d 6 and 4s2. And in excited state, this in Fe2 positive state, this 2 electrons of 4s will be lost. And now when cyanide ligands will approach, because cyanide ligands जो होते हैं वो strong ligands consider किए जाते हैं, तो इसकी presence में हंट्स रूल के against जो है पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की. they are forced to pair against हंट्स रूल और इसीलिए यहाँ पे 2 vacant d ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे. तो 2 d ऑर्बिटल, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करते हैं, अपनी एनर्जी से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बना लेते हैं d2sp3, undergo d2sp3 hybridization and form the similar orbitals.
अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अरेंज हो जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री with the ferrous ion in the such a way that is center of the octahedron के सेंटर में होगा। अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे 6 साइनाइड लिगेंड्स के साथ और इसके अंदर देखिए 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो साइनाइड लिगेंड्स आए हैं। ऑल आर पेयर्ड, और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन दिस केस एंड देयरफॉर इट इज considered as diamagnetic and is inner orbital a low spin complex। यहाँ पे कोई unpaired इलेक्ट्रॉन नहीं है and this is the arrangement of cyanide ligands around the central metal atom। ये एक inner orbital complex का एग्जाम्पल था। अब एक outer orbital complex का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका COF6 नेगेटिव। यहाँ पे कोबाल्ट आयन है सेंट्रल मेटल एटम और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 फ्लोराइड आयंस, जिसमें एक फ्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एक नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। यहाँ पे सेंट्रल मेटल के एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है -3 दैट इज +12 again by 6 fluoride ions, so total will be 36 and the overall charge is 3 negative। अब कोबाल्ट में देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d7 and 4s2 इन द नॉर्मल स्टेट और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके लॉस्ट हो जाएंगे, 2 यहाँ से और एक डी ऑर्बिटल से। नाउ हियर द लिगेंड इज फ्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन जो है वीक लिगेंड होता है, तो यहाँ पे अगेंस्ट हर्म्स रूल जो है पेयरिंग नहीं होगी और जो आउटर डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp3d2 orbitals and d orbitals obviously the outer ones and they undergo hybridization to give you sp3d2 hybrid orbitals and redistribute their energies। now in these 6 orbitals जो फ्लोराइड आयन है जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे वो एकोमोडेट हो जाएंगे और ये अरेंजमेंट है शो कर रहा है आपको अरेंजमेंट हेयर फ्लोराइड आयंस का सेंट्रल कोबाल्ट आयन के अराउंड। अब यहाँ पे देखिए कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो ऑब्वियसली ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक होगा और इसको कंसिडर किया जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें जिसपे 3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इन्वॉल्व होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं NiCO4। अब यहाँ पे देखिए ये NiCO4 है। यहाँ पे जो निकल है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होता है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ निकल एटम और CO जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें जो 4s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, दे आर फोर्स टू एंटर इनटू द 3d ऑर्बिटल और इस तरीके से पेयरिंग होती है और s ऑर्बिटल फ्री हो जाता है। तो 1s and 3 p orbitals undergo hybridization to form 4 sp3 hybrid orbitals and redistribute their energies। They are directed towards the corners of a regular tetrahedron, जिसमें ये ओवरलैपिंग करते हैं 4 ऑर्बिटल्स ऑफ CO लिगेंड्स के साथ ओवरलैप करते हैं एंड ऑक्यूपाइड बाय 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे आप देखिए कि जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड हैं एंड देयरफॉर दिस टेट्राहेड्रल NiCO4 कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें एग्जांपल लेते हैं NiCN4 नेगेटिव। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का जो है वो है +2 एंड इज सराउंडेड बाय 4 साइनाइड लिगेंड्स। यहाँ पे जो है आपका जो साइनाइड लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है फिर से, तो ग्राउंड स्टेट में Ni का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 3d8 4s2 और Ni2 पॉजिटिव में 4s2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइनाइड लिगेंड्स। दे अंडरगो पेयरिंग अगेंस्ट हर्म्स रूल और एक d इनर ऑर्बिटल 4s और 4p के 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करके, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन which overlap with the orbitals of 4 cyanide ligands and each donating a pair of electrons to the central metal atom। तो यहाँ पे जो है अरेंजमेंट आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इस तरीके से हुआ। साइनाइड लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स with the nickel ion in the center of the complex। अब आते हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस पे। स्ट्रेंथ इसकी ये कि इसने
Valence bond theory very successfully and simply it explains the structure, geometry and formation of coordination compounds. और लिमिटेशन ये है कि ये स्टेबिलिटी कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस की क्वांटिटेटिवली नहीं इंटरप्रेट करती है, एक्सप्लेन करती है. जो पेयरिंग हो रही है हर्ट्ज रूल के अगेंस्ट, उसको प्रॉपरली नहीं बताया गया. कहीं पे हर्ट्ज रूल फॉलो होता है, कहीं पे नहीं फॉलो होता है. So that is not properly explained. It unable to explain the absorption spectrum of the complexes and detailed magnetic properties of the complexes. Square planar complexes क्यों prefer होते हैं as compared to tetrahedral? This is also not logically explained. और कहीं कहीं पे जहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है लोअर से हायर लेवल पे, तो बिना एनर्जी सोर्स के वो कैसे पॉसिबल है, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है. Apart from that, why some compounds are more labile? Labile means substitution of a ligand by another ligand. Why that is so, it is not explained. And splitting of d orbitals in the presence of ligands is also not explained properly in valence bond theory. In the next video, we will deal with crystal field theory.